साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9 का इलेक्ट्रॉनिकी। तो इलेक्ट्रॉनिकी से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है भौतिकी यानी फिजिक्स और कंप्यूटर का मिला जुला स्वरूप है और पहली बार इसको एमपीपीएससी में जोड़ा गया है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके प्री एग्जाम में, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम हर एक यूनिट की वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं, हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाकर के विजिट कीजिए। अलग अलग से प्लेलिस्ट बना करके हर एक यूनिट के लिए रखी गई हैं, वहाँ पर आप हर एक यूनिट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप पर जाना है, सर्च करना है सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको हमारा लोगो मिल जाएगा और आप वहाँ पर ज्वाइन करके इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। अलग अलग माध्यमों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फोनिक्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्शन सी है भौतिकी या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। तो ये एक तरह से इसकी परिभाषा हो गई। तो चलिए परिभाषा ही आपको पूरी बता देते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रॉनिकी की परिभाषा, जिससे कि अगर मेंस में आपको लिखने के लिए जाता है अति लघु में तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग माध्यमों जैसे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन करना ही, साथ ही साथ में इस प्रणाली से जुड़े हुए उपकरणों का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। यानी कि किस दर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, चाहे वो अचालक हो, कुचालक हो या फिर अर्धचालक हो, और उनको कौन से उपकरणों से मापा जा सकता है, इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो महत्वपूर्ण है ही है। तो चलिए, ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन या फिर ऑप्शन नंबर डी है एम्ब्रॉस फ्लेमिंग। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर बी, यानी कि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अब अगर और डीपली पूछेंगे तो आपसे डेट पूछ सकते हैं कि किस सन में खोज की गई थी। तो चलिए आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने कब की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी सर जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एम्पलीफायर जिसे ट्रायोड भी कहते हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो चलिए एम्पलीफायर के बारे में आपको हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि एम्पलीफायर क्या होता है। ठीक है, हाँ गाना भी आपने सुना होगा एम्पलीफायर वाला। ठीक है, ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है ली डे फॉरेस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। तो किसने खोज की थी एम्पलीफायर की? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ली डे फॉरेस्ट ने एम्पलीफायर की खोज की थी। तो क्या होता है एम्पलीफायर, उसके बारे में आइए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो देखिए, ली डे फॉरेस्ट ने 1906 में ट्रायोड या जिसे एम्पलीफायर कहते हैं इसकी खोज की थी, जिसके द्वारा कमजोर रेडियो संकेतों का प्रबंधन करके उन्हें और आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसकी खोज के बाद अमेरिका में रेडियो का आविष्कार भी हुआ था। अब देखिए, हम आपको बताते हैं क्या होता है एम्पलीफायर। देखिए, आप अगर कहीं बाहर जाएंगे तो आप देखते होंगे जो डिस्क के तार होते हैं ना, जिसके माध्यम से अभी भी कुछ जगह पर यूज होता है डिस्क के तारों का, तो वहाँ पर कहीं कहीं एक बॉक्स टाइप का कुछ लटका रहता है और रेड कलर की लाइट जलती रहती है उसमें, तो वही आपका एम्पलीफायर होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जहाँ पर डिस्क वाले जो सिग्नल होते हैं वो आकर के कमजोर पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा दिया, फिर उसी स्पीड से जो है उन सिग्नलों को आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर जहाँ पर कमजोर पड़ते हैं फिर वहाँ पर एक एम्पलीफायर लगा दिया जाता है। तो एम्पलीफायर का मुख्यतः यूज किस में किया जाता है? तो कमजोर रेडियो संकेतों को आगे बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो ट्रांजिस्टर का खोज कब किया गया था? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज की गई थी। देखिए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में कि कैसे कैसे यहाँ पर खोज की गई थी। तो ट्रांजिस्टर एक प्रकार की युक्ति होती है जो विद्युत उपकरणों में प्रयोग में लाई जाती है। ज़्यादातर कंप्यूटर में आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर छोटे 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 जो है ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, इसकी खोज 1947 में बेल प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक विलियम शॉकले ने किया था। तो विलियम शॉकले ने 1947 में इसकी खोज की थी। इन ट्रांजिस्टरों का अपडेटेड जो वर्जन होता है, मतलब कि धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, कुछ अपडेट किए गए और जो अपडेटेड वर्जन सामने आया वो आया
मॉसफेट ट्रांजिस्टर के नाम से और 1959 में बेल प्रयोगशाला के द्वारा ही इसको बनाया गया था। तो सीधा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मॉसफेट क्या है, तो आप बताएंगे कि मॉसफेट एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आपके इलेक्ट्रॉनिकी में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व के पहले व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, यानी पहला जो कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए है इंटेल, ऑप्शन बी है इंटेल 4004, ऑप्शन सी IBM 42 या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनियाक। चलिए आंसर देखते हैं कि क्या नाम था पहले व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर का। सही आंसर बी, यानी कि इंटेल 4004 जो है वो विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर था। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो देखिए किसने बनाया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसका निर्माण 1971 में किया गया था। इसके निर्माण में टेड हॉक, स्टैनली मेजोर और फेनिल्को फॉगिन शामिल थे। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के विश्व का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 404 बनाया था। कब? 1971 में। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। 0-1 के आधार पर मिलने वाले सिग्नलों को इलेक्ट्रॉनिकी की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है। तो 0-1 का मतलब आप समझ गए, बाइनरी हो गया सीधे सीधे। तो बाइनरी सिग्नलों को जो इलेक्ट्रॉनिकी की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्शन बी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत रखा जाता है 0-1 के रूप में जो भी सिग्नल प्राप्त होते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिकी की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी होती है और एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी होती है। देखिए होने को तो बहुत सारी शाखाएं इलेक्ट्रॉनिकी की, लेकिन मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए 0-1 के रूप में सिग्नल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में आते हैं, यानी कि जो बाइनरी सिग्नल होते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी का ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल जहां आएंगे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिकी होगी, और डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी सिग्नल जहां पर आएंगे वो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी होगी। सिंपल यही आप मतलब एक तरह से छोटा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से तो कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कुचालक, ऑप्शन बी है संधारित्र, ऑप्शन सी अर्धचालक या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाहक पदार्थ। तो क्या कहलाते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से तो कम होती है लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अभी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों या फिर कुचालकों से अधिक होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड आदि। और सिलिकॉन वाला प्रश्न जो है वो MPPSC का फेवरेट है, हर बार पूछ ही लेता है कि सिलिकॉन क्या है बताओ। तो सिलिकॉन एक तरह का अर्धचालक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको परिभाषा समझ में आ गई कि अर्धचालक क्या होते हैं, तो वो आपने ऊपर देख ही लिया कि चालकों से तो कम होती है लेकिन कुचालकों से अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए ऐसा विद्युत अवयव क्या कहलाता है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण कर लेता है। यानी अगर हमने उसमें करंट प्रवाहित किया तो वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उस करंट को स्टोर कर लेता है। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है उत्प्रेरक या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेमी कंडक्टर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रेरक कहते हैं। ऐसा जो अवयव होता है वो प्रेरक कहलाता है। देखिए तो एक ऐसा विद्युत अवयव जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह अपने आप चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उस विद्युत ऊर्जा का भंडारण कर लेगा। कुल मिलाकर के स्टोरेज करना इसका काम होता है, किसका? प्रेरक का। और किस रूप में स्टोरेज करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में स्टोरेज करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोरेज करता है, और ये क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। ठीक है, प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रेरकत्व कहते हैं। सिंपल हो जाएगा। चुंबकीय जो क्षेत्र आता है, जो ऊर्जा आती है, उसको भंडारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रेरकत्व कहलाती है। और इसे मापने की इकाई क्या होती है? एक इकाई भी होगी हर चीज़ को मापने की, तो हेनरी जो होती है वो प्रेरकत्व की इकाई होती है। ठीक है, तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि प्रेरकत्व की इकाई इनमें से कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे हेनरी जो होती है वो प्रेरकत्व की इकाई भी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण जिसकी मदद से करंट को नियंत्रित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है उत्प्रेरक, ऑप्शन सी है धारावाही कुंडली या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा उपकरण क्या कहलाता है जिसके द्वारा करंट को हम जो है नियंत्रित करते हैं, कितना बढ़ाना है कितना कम करना है। चलिए देखते हैं आंसर। सही आंसर ए, यानी कि प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए प्रतिरोधक एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है जिसकी मदद से विद्युत धारा को नियंत्रित किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लीनियर प्रतिरोधक और दूसरा होता है नॉन लीनियर प्रतिरोधक। बस आपसे यही पूछा
सकता है, लेकिन आपको बता देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ स्टेबलाइजर तो होगा, आपने स्टेबलाइजर तो देखा ही होगा। स्टेबलाइजर हम क्या करते हैं, अगर ज़्यादा विद्युत ऊर्जा आ रही है तो कम कर सकते हैं, कम विद्युत ऊर्जा आ रही है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का प्रतिरोधक जो है वो स्टेबलाइजर में लगा हुआ होता है। ठीक है, अब चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में जितना समझेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकी को समझना, क्योंकि वैसे ये बहुत टफ एक तरह का हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिकी, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझते चलेंगे और चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, उनको बताइए कि किस तरह के प्रश्न जो है इलेक्ट्रॉनिकी से आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10, कैपेसिटर जिसे संधारित्र भी कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है ओम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो कैपेसिटर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो चलिए कैपेसिटर के बारे में आपको बताएंगे, उसकी एसआई यूनिट के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर बी, यानी कि फैराडे जो है वो कैपेसिटर की जो है या फिर संधारित्र की एसआई यूनिट होती है। आइए बताते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, तो ये भी आपका एक तरह का ऊर्जा भंडारण का युक्ति है। देखिए, कैपेसिटर एक ऊर्जा को स्टोर करने वाला डिवाइस होता है, या ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है। अब देखिए, इससे पहले हमने प्रेरक पढ़ा था, प्रेरक क्या करता था, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को भंडारण करता था। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को भंडारण करता है, और काम दोनों का एक ही है। तो कभी भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेरक क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है विद्युत ऊर्जा का स्टोर करता है, और ये क्या करता है, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में जो है यहाँ पर स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर जिसे संधारित्र भी कहते हैं। यह एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह होता है जो बहुत कम समय में चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह का बैटरी होती है आपकी क्या, संधारित्र। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक फैराडे होता है, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी नामक सब्जेक्ट से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम हर एक यूनिट की जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आपको मजबूत अगर बनना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनिट 8 की, तो देखिए यूनिट 8 के लिए सुबह 7:30 बजे हम 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से डेली वीडियो लेकर के आते हैं। एनिमेटेड वीडियो होता है, वहाँ पर आपको फोटो भी दिखाई देती हैं, एनिमेशंस भी दिखाई देते हैं। तो चीज़ें क्या होंगी, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, आज सुबह भी हमने अपलोड किया है, जा करके जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपकी यूनिट 8 जो है वो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। यूनिट 8 को लेकर के आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना होगा। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम आ जाता है 20 जून तक, आपका यूनिट 8 बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आप यूनिट 8 को भूल ही जाइए अगर आप सुबह 7:30 बजे उस वीडियो को डेली फॉलो करते हैं, डेली देखते हैं। तो आज भी जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी सभी के लिए प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जाकर के प्रैक्टिस सेट लगाइए, दूसरों से आगे बढ़िए और श्योर सिलेक्शन पाइए एमपीपीएससी 2020 और 2021 में। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।